Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes, and I am Suman ma'am. Welcome to all to my channel. So today we read chapter number 2 in civics, and the name of the chapter is अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता जो है उसे हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है और उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बच्चों, जो सेकुलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्ष है, यानी सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट करना। यानी आज के समय में अगर हम ये देखें तो भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलरिज्म यहाँ पे है। जबकि अमेरिका में अगर हम देखें तो वहाँ पे क्रिश्चियंस ज़्यादा हैं, मिडिल ईस्ट इंडिया में मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ में कोरिया और जापान में देखें तो वहाँ पे बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं। अगर हम ये देखें कि नॉन सेकुलरिज्म जो कंट्री होती है वहाँ पे क्या पाबंदी होती है बच्चों, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, अब वहाँ पे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है कि दूसरे धर्मों के जो लोग हैं वो वहाँ पे ना तो मंदिर बना सकते हैं, ना वहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ के गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ठीक इसी तरीके से अगर हम देखें कि हिटलर ने जर्मनी पे जब शासन किया था तो यहूदी जो जूइस थे उन पर अत्याचार किया, उनको बड़ा बड़ा प्रतापित किया। लेकिन अगर यही यहूदी अपना देश इज़राइल बनाते हैं तो वो वहाँ पे क्रिश्चियन पर अत्याचार करते हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसको किस मायने से देखना चाहते हैं। अब जैसा कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ अलग अलग हुए थे। सेपरेशन जब हुआ तो भारत के जो कुछ लोग थे वो वहीं पे रहना चाहते थे, जो हिंदू लोग हैं। तो जब भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ तो पाकिस्तान में 30% माइनॉरिटी लोग थे, यानी पाकिस्तान में जो है बेटा वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा है, उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है। लेकिन उस वक्त 30% माइनॉरिटी पीपल थे। लेकिन आज के आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे केवल 2% माइनॉरिटी पीपल रह गए, यानी कि वहाँ के मेजॉरिटी पीपल्स ने डोमिनेट किया होगा, तभी तो वहाँ पे 2% रह गए। ठीक इसी तरीके से अगर भारत को हम देखते हैं तो भारत में क्या है कि जो सेकुलरिज्म है, यानी यहाँ पे धर्म और राज्य के बीच में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब जैसा कि सरकार का अगर कोई हस्तक्षेप नहीं है तो इंडिया को सेकुलरिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसमें ऐसा क्या है। तो देखिए ये हमें ऐसा पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जो भारत है वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज़ादी देते हैं लोगों को। तो व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, आज का टॉपिक ये है। तो before we read this topic, please like and subscribe my channel so you will get more videos, ताकि आपको आगे आने वाले और videos देखने के लिए मिले। So let's start the topic. What is Indian secularism? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के ऊपर इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mandates that the Indian states be secular. According to the constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following. यानी भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, यानी हमारे संविधान के अनुसार जो राज्य है वो अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखेगा, जिसमें कि नंबर 1 है दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, यानी कोई एक धार्मिक समुदाय कोई दूसरे धार्मिक समुदाय पर दबाव न डाले, उसको डोमिनेट ना करे। दूसरा है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि हिंदुओं है, हिंदुओं में भी अलग अलग कास्ट रखी गई। अब जो नीचे जाति जिनको माना जाता था तो उनको वो डोमिनेट करते थे, तो उसके लिए भी क्या किया गया, उसके लिए भी सरकार ने ऐसा कानून लाया कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करे और छुआछूत को ख़त्म करे,
ताकि उनको सहारा मिले, ताकि उनको दबाया ना जा सके, ताकि उनको डोमिनेट ना किया जा सके. That the state does not enforce any particular religion, not take away the religious freedom of the individuals. अब राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा. यानी कि हमारे देश में जो माइनॉरिटी पीपल्स हैं उनसे कोई उनकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकता और न ही उन पे कोई खास धर्म को थोप सकता है. So the Indian state works in various ways to prevent the above domination. And जैसे कि दबदबे को रोकने के लिए भारतीय जो राज्य है वो कई काम करता है. First, it uses the strategy of the distancing itself from the religion. यानी वो खुद को धर्म से दूर रखेगा. And the Indian state is not ruled by a religious group or not does not support any one religion. यानी वो किसी एक खास धर्म को समर्थन नहीं देगा, किसी धार्मिक समूह के हाथों में नहीं रहेगा बागडोर राज्य की. और इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ, court, police stations, government school, offices are not supposed to display or promote any one religion. और भारत में जैसे कि कचहरी है, थाना है, सरकारी विद्यालय है, दफ्तर है, ये सब किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं करेंगे और न ही उसका प्रदर्शन करेंगे. यानी दूसरे धर्म की अपेक्षा नहीं की जा सकती. साथ ही साथ में आपको एक पिक्चर दिखाया हुआ है. इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन द सीमापुर स्टूडेंट्स वांट्स टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल. जो कि सीमापुर सरकारी जो स्कूल है वहाँ पे धार्मिक त्यौहार मनाने के लिए बच्चे बोलते हैं. The government school, sir, there is a big religious festival next month. We will never celebrate in a school. So can we do in this year? यानी सर अगले महीने कुछ त्यौहार आ रहा है तो बच्चे पूछते हैं कि क्या हम उसको मना सकते हैं. त्यौहार मना नहीं रहे हैं हम, तो क्या हम इस साल मना सकते हैं? तो टीचर बोलते हैं नहीं रेखा, आई एम अफ्रेड, इज नॉट पॉसिबल रेखा, इट इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी रिलीजन. प्राइवेट स्कूल may do that, government school does not celebrate any religious festival in the school premises, and most religious festival are public holidays, so that we can celebrate these at home. यानी नहीं रेखा, टीचर बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा स्कूल एक सरकारी स्कूल है और ये किसी भी धर्म विशेष को महत्ता नहीं दे सकता, महत्व इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं. प्राइवेट स्कूल हालांकि निजी जो स्कूल है वो चाहे जो करे, लेकिन सरकारी स्कूल अपने चार दीवारी में, अपने प्रेमिसेस में ऐसा नहीं करने सकता, ऐसा आयोजन नहीं कर सकता है क्योंकि ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टियां होती हैं, तो हम इसे घर पे ही मनाएं. तो I never thought if this way, I guess we can always celebrate outside school. मुझे लगता है कि इस दृष्टि से कुछ सोचना नहीं था और मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर ही हम ये त्यौहार मना सकते हैं. एनीवे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट आवर लोकेलिटी. और वो बोलती खैर कोई बात नहीं, हम हमारे जो लोकल, हमारे जो मोहल्ला है उसमें इन त्योहारों का आयोजन करेंगे. जैसे कि इन द अबव स्टोरी बोर्ड आपको ऊपर दिखाया गया है, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government policy of treating all religious equally. यानी कि सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करना है तो सरकारी नीति के ये खिलाफ हो सकता है अगर हम किसी खास त्योहार या खास किसी धर्म के त्योहार को आयोजन स्कूल में करते हैं. So the government school cannot promote any one religion, either their morning prayers or through religious celebration. यानी कि स्कूल में हम जो सुबह मॉर्निंग प्रेयर होती है उसमें और धार्मिक आयोजन यानी रिलीजियस जो भी कोई फेस्टिवल होता है उसके ज़रिए हम किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दे सकते. तो यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता है. So in second way in which Indian secularism works to prevent in above domination or through a strategy of non-interference, this means that is order to respect the sentiments of the all religions and non-interferes with religious practices, and state makes certain acceptation फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी. यानी कि अब हमें क्या है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए अब हमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति.
नॉन इंटरफेरेंस यानी हमें हस्तक्षेप नहीं करना। इसका मतलब है दिस मीन्स दैट द ऑर्डर टू रिस्पेक्ट यानी सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना, धार्मिक जो भी क्रियाएं हैं उनमें हमें दखल नहीं देना है, और राज्य के कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट भी देता है। वो किस तरीके से है? अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स who were recently brought scooters and meeting to a god for a राइड टुगेदर, यानी दो दोस्त हैं, वो हाल ही में स्कूटर खरीदते हैं और साथ साथ स्कूटर पे सैर करने के लिए जाना चाहते हैं। तो एक बोलता है, हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वेयर वन, वाई आर यू नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, डू यू वांट टू बी फाइन, यानी तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनने की ज़रूरत है, यानी ये कानून बनाया गया है, तो आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना है, तो जुर्माना भरने का शौक है क्या? एक बोलता है, तो दूसरा बोलता है, डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन, फिक्र मत करो मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। तो दूसरा वापस बोलता है कि हे परमित, वाई वॉन्ट यू बी फाइन, तुम्हें परमजीत तुम्हें फाइन क्यों नहीं होगा? तो परमजीत वापस क्या बोलता है, फॉर सिक्स वेयरिंग अ पगड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, यानी पगड़ी पहनना सिख धर्म के अनुसार क्या है, ज़रूरी है, ये उनका बुनियादी असूल है और सरकार मुझे इससे पहनने के लिए नहीं रोक सकती है, मुझे मजबूर नहीं कर सकती है हेलमेट पहनने के लिए। सो द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वेयर अ हेलमेट, तो सरकार कहीं ना कहीं छूट भी देती है। तो इन द अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ डू नॉट हैव टू वेयर अ हेलमेट, जैसा कि आपको स्टोरी में दिखाया गया है परमजीत ने हेलमेट नहीं पहना है। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज द वेयरिंग अ पगड़ी और टर्बन in a central to a Sikh religion practices in order to not to interfere with these allows to acceptations in the law, यानी उसकी प्राथमिकता के अनुसार अगर धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी करने के लिए बचने के लिए राज्य उसको कुछ रियायत देगा, कानून में उसको कुछ रियायत दी जाएगी और धार्मिक वर्चस्व। थर्ड देखिए आप, थर्ड में क्या है, द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट अ डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थॉट अ स्ट्रैटेजी ऑफ द इंटरवेंशन, यू विल रीड अर्लियर इन द चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल वे द members of द सेम रिलीजन, यानी इसमें दिखाया गया है कि कैसे आप एक धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए, आप ये देखिए, आप जैसा कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अनटचेबिलिटी होती है ना, सेम धर्म में होते हुए भी ऊपर और नीचे है ना माना जाता है, यानी छुआछूत अनटचेबिलिटी के बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कैसे अनटचेबिलिटी छुआछूत होता है ना। तो एक ही धर्म के लोग, द सेम रिलीजियस अपर कास्ट हिंदू डोमिनेट अदर मेंबर्स सम लोअर कास्ट, यानी ऊंचे जाति के जो होते हैं वो अपने ही धर्म के कुछ निचली जातियों को दबाते हैं, लोअर कास्ट को। सो द इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन द लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी, और इसके रहते हुए सरकार को क्या करना पड़ा, धर्म के नाम पर अलग थलग रखने का, भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत को पाबंदी लगाई, उस पर बैन लगा दिया। इसी तरीके से इन द इंटेंस द स्टेट इज intervening the religious in order to end, और intervene करना पड़ा, उसको दखल देना पड़ा इस social practice को end करने के लिए। That's believe that discriminations and excludes the violates and the fundamental rights of lower caste who are citizen of the country, and similarly to ensure the law relating to equal intense right and respected, the state may have to intervene इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ ऑफ द कम्युनिटीज़, यानी निजी जो कानून है उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। किसको हस्तक्षेप करना पड़ा? सरकार को। वो कैसे? निचली जातियों के मौलिक अधिकारों का जब हनन होने लगा तो इसी देश के नागरिक जो हैं वो किसी तरीके से माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के समान रखने के लिए राज्यों में समुदाय के धर्म पर निजी कानूनों में हस्तक्षेप भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, अब जो बेटी को भी सिमिलर उनको प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी दी जाती है, लेकिन क्या होता है कहीं कहीं पे
जो पेरेंट्स की जो संपत्ति होती है, वहाँ पे गर्ल चाइल्ड होता है, उसको हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। तो वहाँ पे कानून को वहाँ पे हस्तक्षेप करना पड़ता है, वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना पड़ता है। So the interventions of the state can also be in the form of support. The Indian Constitution grants the rights to religion communities to set up their own school and colleges. It also gave their financial aid and non-professional basis. यानी प्रिवेंशनल बेसिस, यानी आपको राज्य को कभी कभी राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। अब सहायता के रूप में कैसे हो सकता है? भारतीय संविधान के अनुसार जो अपने अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है उन लोगों को, और गैर प्राथमिक आधार पर उनकी सहमति और आर्थिक सहायता भी देता है जो माइनॉरिटी पीपल्स होते हैं। एंड सो इन व्हाट द इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब आपको भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है, ये समझने की जरूरत है। यानी आपको साइड में देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की फोटो दी हुई है। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो साथ ही साथ में प्लेज कर रहे हैं, यानी वफादारी की शपथ ले रहे हैं, प्लेज ऑफ एलिगेंस लेते हुए, शपथ ईश्वर की नाम लेते हुए। 7-8 साल से भी पहले वहाँ यह तथ्य रखा गया था कि अगर किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। यानी किसी बच्चे को धार्मिक जो अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, अगर किसी बच्चे को उस प्लेज से धार्मिक ठेस पहुँचती है तो उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बावजूद ईश्वर की छत्र छाया कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। यानी चुनौती देने वालों का कहना ये है कि अमेरिकी संविधान पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच में अलग अलग करे, और अमेरिका की सरकारी स्कूल में आप ये देखिए कैसे बच्चे एक प्रेयर कर रहे हैं, प्लेज ऑफ एलिगेंस कर रहे हैं। यानी आपको some objective is similar to those we have to be included in the constitution of secular democratic country in each part of the world। यानी आपको पहले ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य पढ़ने होंगे कि किस तरीके से धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में जो संविधान होता है वो मिलते जुलते होते हैं। जैसे अमेरिकी संविधान में पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होता है, कानून बनाने से रोक तो दिया गया है, जैसे कि धार्मिक संसाधनों का पक्ष लेते हैं, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं कर सकती, और न ही विधायक किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। सो द फ्री एक्सरसाइज ऑफ द रिलीजन, व्हाट इज मीन बाय अ वर्ड establishment? So it is that the legislature cannot be declared any religion as the official religion। यानी legislature जो होता है वो कानून में ये घोषित नहीं कर सकते हैं कि कोई भी एक official religion है। So not they gave a performance or one religion, और किसी भी एक धर्म को वो बढ़ावा नहीं दे सकते। So in the USA the separation between state and religion means that neither that state nor religion or not interfere in the affair of one another। यानी एक दूसरे के मामले में वो दखल नहीं दे सकते। There is no one significant way in which Indian secularism different from the dominated understanding of secularism as practiced in the United States of America। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है, इंडियन जो सेकुलरिज्म है, वो कैसे अमेरिकी लोगों से अलग है। अमेरिकी जो सेकुलरिज्म है उससे किस तरीके से एक अहम फ़र्क है इन दोनों में। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता, अमेरिकन जो सेकुलरिज्म है, वहाँ पे धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है ना, विपरीत है। जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह एक भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंट द हिंदू रिलीजन प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू अबलाइज अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए। सो द इंडियन सेकुलरिज्म थॉट द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस वाइज विथ रिलीजन। यानी जो धर्मनिरपेक्ष है
उसको अलग तो है, लेकिन उसका ये फासला बनाए रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेटा, वो एक आदर्शों के आधार पर किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, और ये आदर्श क्या मुहैया कराते हैं, इस बात से ये फैसला लिया जाता है कि हमारा राज्य हमारे धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर भी या नहीं कर रहा है। यानी हमें ये देखने की जरूरत है। That means the interference in religion by the state has to be based on the ideal laid out in the constitution. These ideals serve as the standard thought which can be judged whether the state or not have behaving according to the secular principle. यानी जो secular जो principles होते हैं उनको ओबे कर भी रहा है या नहीं कर रहा है स्टेट, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So the Indian state is a secular and works in various ways to prevent religion domination. यानी भारतीय राज्य जो धर्मनिरपेक्ष है वो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरीके का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट, जैसे कि भारतीय संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फंडामेंटल राइट दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं, और मूलभूत अधिकार हैं जिसमें कि दे आर बेस्ड ऑन दी सेकुलर प्रिंसिपल, जो कि धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों पर लागू है. एंड दिस इज नॉट टू से that there is no violence these rights of Indian society. Indeed, this is precisely because such violence happen frequently that we need a constitutional mechanism and to prevent them from happening. The knowledge that such right exists make us sensitive to their violation and enable us to take action when these violations take place. यानी इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय समाज में अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से अगर हमारे संवैधानिक व्यवस्था में जरूरत बनती है, अधिकारों के होने का ज्ञान हमें उन अधिकारों का उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनना होता है. यानी हमें हमारे अधिकार मालूम होना चाहिए, लेकिन जब कभी उनका उल्लंघन हो तो हमें संवेदनशील बने रहना चाहिए. जब कभी ऐसा होता है तो हमें उसके खिलाफ कदम उठाने की क्षमता भी उसी से ही मिलती है. यानी जो हमारे राइट्स हैं उनसे ही हमें आगे कदम उठाने का मौका मिलता है. सेम आप देखिए नीचे एक दिया हुआ है. इन फरवरी 2004 फ्रांस पास्ड अ लॉ beginning students from wearing conspicuous religions of a political sign or symbol such as Islamic headscarf, the Jewish club cap, or a large cushion crosses. That law had encouraged to lots of residents from the immigrants who were mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia, and Morocco. In 1960, France has faced a shortage of workers, and therefore it provided voices for their immigrants to come and work in the country. The daughters of these immigrants often wear headscarves while attending school. आप ये देखिए फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया जिसका प्रावधान ये था कि कोई भी विद्यार्थी है ना, चाहे वो इस्लामी हो बुर्खा नहीं पहनेगा, यहूदी है वो टोपी नहीं पहनेगा, क्रिश्चियंस जो हैं और बड़े बड़े क्रॉस जो हैं वो नहीं पहनेगा, जैसे कि टीका नहीं लगाएंगे है ना हिंदू, और मोली नहीं बांधेंगे, कलाई जो माला होती है वो नहीं पहनेंगे. तो जो भी उनके चिन्ह होते हैं, जो भी धार्मिक प्रतीक जो माने जाते हैं वो स्कूल में नहीं पहनेगा, क्योंकि फ्रांस में रहने वाले लोगों ने अप्रवासी यानी इमिग्रेंट्स जो आए थे वो उस कानून का काफ़ी विरोध किया. क्यों विरोध किया? क्योंकि वो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था. तो अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को देशों से जो लोग आए थे फ्रांस में इन 1960 में, जो कि फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी बच्चे, इसलिए इनको फ्रांस में काम करने के लिए वीज़ा दे दिया गया था. तो अब क्या है, जब ये फ्रांस में रहने लगे तो अब ये लोग अपने जो धार्मिक भावनाएं थी इनकी धर्म के अनुसार ये लोग वैसे कपड़े पहनने लगे, वैसे ये लोग जो कुछ उनके चिन्ह थे, धार्मिक चिन्ह थे, उनका प्रयोग करने लगे. तो अब इनको वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दे तो दिए गए थे, लेकिन अब इनको क्या किया गया, However, with the passing of this new law, एक नया कानून पास कर दिया गया. They have been expelled from their school for wearing headscarf, जिससे कि सिर पर रुमाल बांधने के लिए, जो कि हिजाब पहनते थे है ना,
उनके कारण उनको स्कूलों से निकाल दिया गया, वहाँ पे ये चीज़ें बंद कर दी गई। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था और वी विल डिस्कस लेटर। आप इसके बाद में हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।